नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है विजयपुर बहाना, महाराज निशाना। जरा इस खबर को देखिएगा, उसके बाद इस पर बात भी करेंगे और इसको समझिए। पहले उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी के इस शेर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाने कितने मौकों पर अपने तरीके से इस्तेमाल किया। कांग्रेस में थे तो भी, जब बीजेपी में गए तब भी। अब इसी के सहारे कांग्रेस ने सिंधिया पर हमला बोला है। विजयपुर में बीजेपी की हार के बाद निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जीतू पटवारी ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि उनको मुबारक, वो सम्मान के लिए गए थे। पटवारी ने आगे कहा कि वो कहते थे कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। लगता है अब वो जिंदा नजर आ रहे हैं। पटवारी ने हमला बोला तो सज्जन सिंह वर्मा ने भी सिंधिया पर चुटकी लेते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया के बिना पहले पत्ता नहीं हिलता था, अब उन्हें प्रचार तक में भी नहीं बुलाया जा रहा। सिंधिया जी की परेशानी, अब भगवान उनको मुबारक। वो तो गए थे सम्मान पाने के लिए, वो तो गए थे जिंदा हो तो जिंदा नजर आने के लिए, तो जिंदा रहो और नजर आओ। धन्यवाद। मैं समझता हूँ भस्मासुर की कहानी याद आ जाना चाहिए इनको। सिंधिया जी भी मात्र संस्था को छोड़ के बीजेपी में गए। वो अब बीजेपी ने कह दी कि अब तुम अपने गांव सतारा में साइकिल चलाओ, सत्ता यहाँ की हम चलाएंगे। सिंधिया जी की भी वही स्थिति हो गई कि आपकी आवश्यकता, आप ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के समय पत्ता भी हिलता था तो आपसे पूछ के हिलता था। अब आपकी स्थिति ये है कि आपके गृह क्षेत्र में आपको बुलाया नहीं जा रहा है, तो सौतेले व्यवहार के हकदार आप हैं। एक छोटा सा विधायक भोपाल का, वो आपकी बात का जवाब दे रहा है, जबकि जवाब देना चाहिए बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा या मोहन यादव मुख्यमंत्री को। बीजेपी के महाराज कांग्रेस के सियासी हमले झेल रहे हैं। बीजेपी ने फिर सामने आकर सिंधिया का बचाव करने की कोशिश की। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सज्जन सिंह वर्मा के आरोपों को उनका दर्द बता दिया। ये सज्जन वर्मा जी का दर्द है और ये दर्द का कोई इलाज हो नहीं सकता। इस तरह के जो घृणा का दर्द होता है उसकी कोई दवाई नहीं होती, वो जलते रहे। दरअसल विजयपुर की करारी हार के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। पहले सिंधिया ने मंथन की बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाता तो वो प्रचार में जरूर जाते। इसके बाद बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने यह कह दिया कि सिंधिया को प्रचार के लिए बुलाया गया था। बीजेपी की बयानबाजी ने कांग्रेस को सिंधिया की घेराबंदी करने का मौका दे दिया। कुल मिलाकर विजयपुर बहाना है, महाराज पर खुलकर कांग्रेस का निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और विजयपुर बहाना है, महाराज निशाना। आप समझिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के निशाने पर वो होते हैं। बल्कि कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती है जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंधिया भी बोलने से कहां चूकते। उनको जब मंच मिलता है या अपनी बात रखना होता है तो वो उसी अंदाज में रखते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया कि मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं गया। जाहिर है जब ऐसा बोलेंगे तो फिर उस पार्टी को बोलने का मौका और भी मिल जाता है जो लगातार सिंधिया को निशाना बनाती है। लेकिन अभी तो 2 उपचुनाव हुए हैं। 2 उपचुनाव के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और जाहिर है ऐसे में सबसे ऊपर कोई उनके निशाने पर है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन क्यों नहीं गए या नहीं बुलाया या नहीं गए, ये चर्चा में सामने आएगा। पर ये मानकर चलिए कि विजयपुर तो बहाना है, महाराज निशाना है। इस पर चर्चा करें। जरा 3 वो सवाल हम देख लेते हैं, सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या विजयपुर के बहाने कांग्रेस महाराज को टारगेट कर रहे? क्या विजयपुर की हार ने पार्टी में सिंधिया की परेशानी बढ़ा दी? क्या कांग्रेस इस जीत के सहारे चंबल में फिर से खड़ी होने की जुगत है? ये बात सच है कि चंबल ग्वालियर से ही सबसे बड़ी चोट कांग्रेस को लगी है और ऐसे में उसी चंबल ग्वालियर ने एक बार ऊर्जा का संचार कांग्रेस के भीतर किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है
यदि हार मिली है तो हमें अगली तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और वो दिखाई भी देने लगी। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही है शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपके पास ही आऊँगा मैं। देखिए, जीत हार होती रहती है, लेकिन जब भी कोई चुनाव होता है तो उसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन चंबल ग्वालियर की बात आती तो ये बात सच है कि चेहरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही सामने आता है, चाहे कांग्रेस के लिए कहें या भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें। अब जाना नहीं जाना, बुलाया नहीं बुलाया या वो नहीं गए, ये अलग मुद्दा है। पर क्या कांग्रेस अभी भी ये मानकर चल रही है कि सिंधिया को निशाने पर रखो तो हमारा बेड़ा पार होता रहेगा? बिल्कुल, देखिए, ये जितनी भी बयानबाजी हुई है मनोज जी 2 दिन में, इसको 3-4 एंगल से हमको समझना चाहिए। पहला तो रामनिवास रावत और सिंधिया घराने का रिश्ता, और दूसरा बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है, खासतौर से ग्वालियर चंबल की, वो, और तीसरा बिंदु आता है सिंधिया वर्सेस कांग्रेस। अगर हम पहले बिंदु पर बात करें तो आप देखेंगे कि रामनिवास रावत 1990 से, जब से माधवराव सिंधिया ने उनको विजयपुर में मौका दिया, और उसके बाद से अभी तक का उनका रिश्ता सिंधिया घराने से बड़ा अजीब सा रहा। या पहले वो विश्वास पात्र रहे, लेकिन जब 2020 में सिंधिया जी यहाँ आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, तब वो उनके साथ नहीं आए। लेकिन फिर वो आए बीजेपी में 4 साल बाद, तो नरेंद्र सिंह तोमर या मोहन यादव जी या दूसरे लोगों के ज़रिए वो आए बीजेपी। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते में खटास आई 2020 में। और जब उपचुनाव हुए तो ये तय था कि सिंधिया जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी एक नाराज़गी थी वहाँ पर। और जब ये बयान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, हालांकि ऐसा बीजेपी की तरफ से जो बयान आया उसमें कुछ और बात है, तो निश्चित रूप से बुलाया तो गया होगा उनको। अब जो भी वजह रही हो, ये सवाल अंदर ही है। और दूसरा जो बिंदु मैं वो कह रहा हूँ, जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है ग्वालियर चंबल में, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में आए तो बहुत से बीजेपी नेताओं की जो टेरिटरी का डर पैदा हुआ है कि उनकी टेरिटरी में सिंधिया जी कब्जा जमाएंगे। तो ये लड़ाई कुल मिला के हम इन दोनों बिंदुओं पर देख सकते हैं, और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन संगठन के लिए ये चिंता की बात है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो हमेशा से निशाने पर लेती रही सिंधिया को, तो ये एक उसके पास मौका है सिंधिया को कमज़ोर करने का एक बार फिर। और इसमें भी कई विचार निकल कर आएंगे, कई बहसें होंगी। तो कुल मिला के ये 3 बिंदुओं पे हम इस पूरे इंसिडेंट को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लाइन वो है ये है कि बीजेपी में बहुत ऐसा होता नहीं है कि एक बहुत दिनों के बाद हम एक ऐसी समस्या देख रहे हैं संगठन के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जो आगे कुछ ना कुछ रंग दिखाएगी। जी बिल्कुल, और यही शायद एक चिंता का विषय भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि बीजेपी अलग पार्टी है। आशीष जी, क्या समझा इसको? क्या एक मौका विजयपुर के बहाने मिल गया है कांग्रेस को बोलने का, या ये कहा जाए कि जैसी खबरें आती रहती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, उसके कारण बोल रही कांग्रेस? जी जी आशीष म्यूट जी 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 पूरे बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात कारणों का पता लगेगा। लेकिन जहां तक बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है, पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो अपने आप में ये सिद्ध करती है कि किन किन नेताओं को, चूंकि मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव के साथ पूरे भारतवर्ष में भी, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, झारखंड के चुनाव हो, और कई सारे उपचुनाव भी उस दौरान चल रहे थे। मध्य प्रदेश के कई नेताओं को महाराष्ट्र झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी, और इस कारण से आपने देखा होगा, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, विश्वास सारंग जी हो, कई सारे नेता हमारे महीने भर, बल्कि इससे भी ज्यादा समय इन राज्यों के चुनाव में देते रहे। अपने पारिवारिक कार्यक्रम हो या क्षेत्र के कार्यक्रम भी उन्होंने छोड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी महाराष्ट्र में पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, और महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत हमको मिली है वो हमारे संगठन के संयुक्त परिश्रम की जीत है। उसमें मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी योगदान है। रही बात विजयपुर में, चूंकि उनका क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश ही उनका है, और इसलिए अगर वो नहीं गए चुनाव प्रचार अभियान में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की व्यस्तताएं और अब उनकी खुद की भी और कोई व्यस्तता इसके अलावा हो सकती है, लेकिन पार्टी ने तो उन्हें आमंत्रित किया था विजयपुर उपचुनाव के लिए। और यह भी सही है कि हम बहुत, पार्टी ने वहां पर अच्छे से प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन मतदाताओं तक कोई चीज पहुंचने में रह गई, इसके कारण हमें वहां हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस एक हार से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल कतई कमजोर नहीं है।
और पार्टी पूरी ताकत के साथ लेकिन आने सज्जन वाले वर्मा ने समय तो में- भस्मासुर भी कह दिया उनको, कहा कि वो भस्मासुर है। सज्जन वर्मा जी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो वर्तमान राजनीति में अच्छी भाषा नहीं कही जा सकती। इसके पहले भी वो अपने नेताओं को भी ना जाने क्या क्या कह चुके हैं, उनके बयान सार्वजनिक हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। उनकी जुबान जो है वो हल्के शब्दों का इस्तेमाल करने की आदी हो चुकी है और इसी कारण से सोनकच्छ से लगभग बड़ी हार उनको मिली। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जिनका अपने शब्दों पर कमान नहीं रहा, वो आज सब जनता के बीच से चुनाव हार के और कांग्रेस में है, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। इसलिए सज्जन वर्मा जी कुछ भी कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री जी। हैं और पूरे भारतवर्ष में पार्टी जहां उनको जिम्मेदारी दे रही है उस काम को वो बखूबी निभा रहे हैं। जी फिरोज जी, क्या ऐसा हो गए वो कि भस्मासुर? आप देखिए उनके आने के बाद तो वापस सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद फिर चुनाव हो गए, उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिसाद चंबल ग्वालियर से मिला, फिर आपको कि एक चुनाव क्या आप लोग जीत गए और आप फिर ऐसा क्या? देखिए धीरे धीरे अभी समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितने गले के हार अपने गले में पहने थे, जितने भी कांग्रेसियों को गले का हार समझकर ले गए थे, वो सब के सब उनकी गले की फांस बन जाएंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उसूलों पर आँच आना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी ज़रूरी है। तो सिंधिया राज घराने की तो एक अपनी परंपरा है। जगह जगह महाराज जो है वो महाराज कहलाते हैं सिंधिया जी, जगह जगह अपने राज घराने के बारे में बताते भी है। भारतीय जनता पार्टी उनके पूरे भाषण में से गौण रहती है। आप देखिए कि उनको बुलाया भी नहीं गया। एक बात, जो उनका जिसको वो टिकट नहीं दिलाना चाहते थे रामनिवास रावत जी को, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए, लेकिन और जो उनके लोग थे उनके लोगों को भी अब भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई जिंदा हो तो जिंदा दिखो ना आप। हमारी कांग्रेस के ज़माने में उनके लिए क्या नहीं किया जाता था। कांग्रेस, जैसा कि सज्जन वर्मा जी ने बोला, एक एक चीज़ सिंधिया जी से पूछ के होती थी ग्वालियर चंबल संभाग में। और आज क्या स्थिति है? उन्होंने कहा था कि मैंने किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, और भी कई बिंदु थे, वो भी बिंदु पूरे नहीं किए भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सिंधिया जी से किनारा कर चुकी। उनको महाराष्ट्र में भी उपयोग ज़्यादा नहीं किया, और किया भी तो वो मीडिया की हेडलाइंस नहीं बनी। वो अपने आप को कुणबी मराठा कहते हैं कि मैं मराठा हूं, तो उनको महाराष्ट्र में जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने तो उनको प्रभारी बनाया था, और महाराष्ट्र में हमेशा स्क्रीनिंग कमेटी के वो मेंबर रहा करते थे, और महाराष्ट्र में वो बहुत एक्सटेंसिव प्रचार किया करते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे महाराज को जो है साइडलाइन कर रहे हैं। इसलिए तो हम महाराज से सवाल कर रहे हैं कि हम थे तो बुरे लगते थे, आप अपना घर था तो छोड़ के चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या स्थिति है? दर्द है कांग्रेस का या दर्द नहीं है? बात यह है कि हमने जिसको लीडर बनाया, उनके पिताजी के स्वर्गवास के बाद सोनिया जी ने जिम्मेदारी दी दिग्विजय सिंह जी को कि आप इनको चुनाव लड़ाइए और चुनाव लड़ा के जिताइए। और जब महाराज पढ़ के ही आए थे बाहर से, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर उनको चुनाव लड़ाया, उनको जिताया, उनको नेता बनाया। और उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ ऐसे पार्टी छोड़ देते जैसे बहुत लोगों ने छोड़ी, पचौरी जी ने छोड़ दी, और भी लोगों ने छोड़ दी, चलता। लेकिन उन्होंने सरकार गिरा के, और सरकार जो है अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों के सुपुर्द करके ये जो किया है उन्होंने, ये हम कभी कतई क्षमा नहीं करेंगे, ना ही हम कांग्रेसी कभी इस बात को भूलेंगे। सेलन जी, साइड इफेक्ट कहाँ पड़ता है? मतलब किसका साइड इफेक्ट माने? ये जैसे बार बार कांग्रेस निशाने पर लेती, वो उसका हक बनता लेती रहेगी। जी जी। दूसरी तरफ सिंधिया जी कुछ और कह रहे हैं, संगठन कुछ और कह रहा है, तो ये माने कि कहीं कुछ है गड़बड़। देखिए जो मौका दे रहा है कांग्रेस को। देखिए एक केमिस्ट्री, अगर आप सिंधिया जी जब बीजेपी में आए तो सबसे बड़ी चिंता था कि इतना बड़ा नेता जो सीएम पद का दावेदार था कांग्रेस में, वो अगर पार्टी में आया है तो एडजस्ट कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए आप पूरा अगर देखें सिंधिया जी का बीजेपी में आना, तो केंद्र ने अपने हाथ में रखी चीज़ें सिंधिया जी को लेकर, और अभी भी मेरे ख्याल से वही बात है। तो जब वो आए तो उनको जिस तरह से लाया गया, तो ये एक मैसेज था केंद्र की तरफ से कि ये बड़े नेता हैं, और इनको, क्योंकि ये आशंका थी कि केंद्र जो राज्य में नेता हैं बीजेपी के बड़े, वो उनको दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरी केमिस्ट्री को आपको समझना होगा। और फिर सिंधिया जी जिस तरह से एडजस्ट हुए, और अभी तक आप जितना 2020 से अभी तक देखेंगे, सिंधिया जी बहुत
बहुत शांति से और अपने व्यवहार जो उनका एक छवि थी उसको सुधारते हुए वो एडजस्ट होते गए बीजेपी में। लेकिन ये पहला मौका है मनोज जी जब इस तरह का मतलब जो बयान कांग्रेस कह रही कि जिंदा है तो जिंदा रहना दिखना चाहिए, जैसा वो कहते थे, उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप। बिल्कुल एडजस्ट किया। और लेकिन अब ये पहला बयान ऐसा है जब उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, कि जो ऐसा लगता है कि जो जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। और अभी भी आप देखिए जिस तरह से उस दिन उनका बयान आया और जिस तरह से प्रतिक्रिया आई बीजेपी की तरफ से, ढुलमुल सी प्रतिक्रिया थी, लेकिन रात में जब वो बयान आया स्पष्ट तौर पे कि उनको बुलाया गया था और स्पष्ट नाम दिए गए सीएम के, प्रदेश अध्यक्ष के, कि इन्होंने बुलाया था उनको, वो नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र भी इस पूरी घटना को देख रहा है और प्रदेश संगठन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिंधिया जी को बुलाया गया था, वो नहीं आए। तो ये बात निश्चित रूप से अब केंद्रीय संगठन में जाएगी और वहाँ पर डिस्कस जरूर होगी कि ये क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में ये खींचतान दिखेगी आपको। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, और समय भी बदल रहा है, हालांकि अभी तो कुछ नई चीज़ें और दिखाई देंगी क्योंकि संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। आशीष जी देखिए, ये बात सच है कि एक चुनाव में आप जीते जरूर बुधनी में, जिसको देखें हम, लेकिन जीत का अंतर काफ़ी कम हुआ। विजयपुर में हार गए, लेकिन ये रामनिवास रावत वर्सेस सिंधिया की जो बात आती है, तो क्या ये पुरानी अदावत है जो बार बार सामने आती है, जिसके कारण पार्टी को भी जवाब देना पड़ रहा है, उनको भी देना पड़ रहा है, और फिर कांग्रेस भी आपसे सवाल कर लेती? देखिए, राजनीति में कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं। कई बार हमारा किसी से मतभेद भी होता है, मनभेद भी होता है, और राजनीतिक दूरियां कई बार पड़ भी जाती हैं। ऐसा भी नहीं होता कि दूरियां समाप्त नहीं होती। राजनीतिक उद्देश्य के लिए जब कुछ लोग साथ आते हैं तो उनके बीच की दूरियां समाप्त हो जाती, चाहे वो कभी कितने बड़े भी विरोधी रहे हों। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को उदाहरण के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया है। बहुत सारे लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर न सिर्फ उनको जिताया बल्कि आज मंत्री भी है, सांसद भी है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये विजयपुर वाले मामले में जरूर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सब बिल्कुल एक साथ हैं। और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं। पूरे भारतवर्ष में पार्टी को जहां उनके उपयोग की आवश्यकता लगती, वहां वो पार्टी का निर्णय शिरोधार्य करके जाते ही हैं। और कांग्रेस, जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जिंदा है तो जिंदा तो हमारे नेता है ही, लेकिन वो जब से गए तब से कांग्रेस उस क्षेत्र में जरूर निर्जीव हो गई, और इसलिए उनको सिंधिया जी की कमी जीवन भर खलेगी। उनके जैसा नेता उनको कभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके नेतृत्व का, उनके संगठन क्षमता का और उनके जनाधार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है। मतलब ये माने आशीष जी, आप जैसा कह रहे हैं कि जिसकी जहां जरूरत होती है वहां उसकी सेवाएं ली जाती है, उसकी संगठन तय कर देता है। और संगठन ने कहा भी कि हमने तो उनको बुलाया, पर ये माने कि यदि वो सेवा दे देते या सेवा ले लेते तो शायद विजयपुर कुछ और हो जाता। हो सकता है, लेकिन पार्टी ने अपनी पूरी क्षमता का वहां पर उपयोग किया। कुछ स्थानीय जरूर समस्याएं आखिरी के 2-3 दिनों में खड़ी हुई, ऐसा मैं मानता हूं, और उस कारण से मतदाता थोड़ी बहुत मात्रा में भ्रमित हुआ, जिसके कारण हमें वहां से हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। जिन घटनाओं में किसी की लिप्तता नहीं थी उनको प्रचारित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, और मैं मानता हूं इस कारण मतदाताओं का एक वर्ग जरूर भारतीय जनता पार्टी से अंतिम 1-2 दिनों में दूर हुआ, जिसके कारण हमें वहां से पराजय मिला। इसके अलावा और कुछ नहीं मानता हूं। पूरी पार्टी ने एकजुटता के साथ विजयपुर का चुनाव लड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि सिंधिया नहीं गए, अब नहीं गए, नहीं बुलाया, वो अलग मुद्दा। फिरोज सिद्दीकी जी, अब आप सोचिए कि यदि सिंधिया चले गए होते तो फिर आप बात ही नहीं कर रहे होते। देखिए, तो आपके लिए तो अच्छा है कि वो नहीं गए वहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गुटबाजी है। आपने पेपर्स की हेडलाइन पढ़ी होगी कि नरेंद्र, शिवराज और विष्णु का प्रत्याशी जो है वो चुनाव हार गया। कई पेपरों में हेडलाइंस आई, और अंदर की गुटबाजी ये थी कि वहाँ का एक ग्रुप जो था, वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी मिलके वहाँ अपना दखल बढ़ा रहे थे, और इससे सिंधिया जी नाराज थे। ये लाख बुला लेते, कोशिश कर लेते, तब भी जो है सिंधिया जी नहीं जाते। ये इनकी आंतरिक, मतलब ये आपको पता है, जैसे आप ही कह रहे हैं कि नहीं बुलाया, अरे और आप ही कह रहे हैं बुलाया नहीं, और आप कह रहे हैं ये सब अंदर के बयान है, ये सब अंदर के बयान है। जो इनके बयान है ये जग जाहिर है, लेकिन अंदर की बात ये है
कि यहाँ भी एक दूसरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है ग्वालियर चंबल में, और वो सिंधिया जी के कहने से चलती है। जितने भी लोग हैं वहाँ सिंधिया जी के कहते भाजपा में हैं लेकिन महाराज के संग हैं। आप पूछ लीजिए किसी से भी। रही बात सज्जन सिंह वर्मा जी की, तो जो भी वो बात कहते हैं दमदारी से कहते हैं। एक ऐसे दलित चेहरा हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी हैं कि वो उतनी दमदारी से जो भी बात कहेंगे वो बेबाक कहेंगे। अब वो किसी को उनकी उलट सलट बयानबाजी लगे, कोई भी बात हो गए कहे। सर, आप बताइए, आपके साथ थे जब आप जीतते रहे, उनके साथ चले गए तो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को खाने का काम शुरू कर दिया ना, नहीं तो अभी जीत जाते वो रामनिवास रावत, वहां से हार गए वो रामनिवास रावत जी। तो कहीं ना कहीं तो जो सिंधिया कांग्रेस थी उसने कहीं ना कहीं तो जो है डेंट लगाया वहां उनको, और वो उनके साथ नहीं गई सिंधिया कांग्रेस। वो वापस जो हमारे कांग्रेसी थे वो मूल कांग्रेसी वापस कांग्रेस में आ गए। तो जो भस्मासुर हैं तो वो धीरे धीरे खाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। अभी क्या होता है, दीमक भी जो होती है ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, और जब चढ़क जाती है तो एकदम से पेड़ सुखा देती है। तो अभी सूखने में जरा समय लगेगा, जरा वट वृक्ष हो गया है भारतीय जनता पार्टी, तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहेंगे आप आंतरिक गुटबाजी का मनोज जी, हमारी पार्टी तो पूरे भारत में एक ही पार्टी है, लेकिन इनकी पार्टी किसी राज्य में पवार पार्टी है, किसी राज्य में और किसी की पार्टी है। इनकी पार्टी हर राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे भारत में एक ही भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो जाता है। तो आपके अभी तो मोदी पार्टी बची है, भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी कभी कहते ही नहीं, वो तो कहते हैं मेरे नाम पे एवरी वोट फॉर मोदी। हमारे सर्वमान्य नेता है, और आपने मोदी नाम का जितना पीछा करने का प्रयास किया उतने आप पीछे चले गए। आज का संसद का भाषण सुन लीजिएगा मोदी जी का, पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीयों के गौरव की बात करते हैं, विपक्ष से भी आग्रह करते हैं कि देश हित में एक रहो, देश सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि नहीं है। ये तो ये बात तो हम लोग भी कहते हैं कि देश हित में एक साथ रहो। मोदी जी के परिवार से कौन सांसद है बताइए? अरे इससे जी के परिवार से कौन सांसद है बताइए? देखिए, आपके यहाँ परिवारवाद सर्वोपरि है, हमारे यहाँ देश। अब आपके यहाँ भी जो अगर मैं परिवारवाद की डेफिनेशन निकालूं तो एक आपके खातेगांव कन्नौज से ही है जिनको बुला लिया आपने वापस भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, अब बुला लिया कि सबके लिए खुले, आप भी आइए, स्वागत है जी। तो वही तो हम कह रहे, आपने परिवारवाद की बात की ना, तो आपके खातेगांव कन्नौज के पूर्व मंत्री है जिनको जो वापस आ गए। नहीं, अब आप देखिए परिवारवाद की बात करें, आपके देवास की सीट पूछ लीजिए, वो क्या परिवारवाद का निशान, परिवारवाद नहीं है। शैलेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा। खैर ठीक है, ये तो बात होती रहती, स्वाभाविक तौर पर दोनों दल होते तो अपने अपने तरह से बात कर देख कहाँ रहे आगे चल। क्या जिस तरह सिंधिया गलती कर बैठे या बीजेपी जो भी गलती कर बैठी, तो ये माने कि ये मुद्दा आगे भी गर्माता रहेगा? ये मनोज जी, ये चुनौती तो बीजेपी के सामने रहेगी। जिस पैमाने पर कांग्रेस से बीजेपी में नेता आए तो वो एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन सिंधिया जी जिस तरह से अपने आप को एडजस्ट, फिर कहूँगा मैं, एडजस्ट कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक खटास सी पहली बार ऐसी दिखी सिंधिया जी की तरफ से। समर्थक कुछ भी कहते रहे, अंदर खबरें जो भी आती रही, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिखा धरातल पर, जैसा कि आशीष जी भी मान रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम बड़ी ना हो, ये जरूर बीजेपी को देखना होगा, और निश्चित रूप से केंद्रीय संगठन इसमें लग गया होगा। जी मनोज जी, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है भी, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का, कि समय रहते वो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि जब विचार बदलते हैं और एक अलग विचार से मुलाकात मिलते हैं तो फिर कुछ चीज़ें नए ढंग से भी दिखाई देती। तो क्या ऐसा माने कि ये वही है या कुछ और? बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आशीष जी, साथ ही फिरोज जी और शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है, खासकर सिंधिया के जान के बाद से, और एक बार फिर कांग्रेस को मौका मिला है बोलने का। लेकिन क्या ये माने कि समय रहते रहते सिंधिया ने भी जो कहा है उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा, और जैसा बीजेपी में एक काम करने का तरीका है वो उसको पाट देगी? पर ये मानकर चलिए कि अभी तो इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया, और इसीलिए मौका मिला है कांग्रेस।